क्रिस्टोफर नोलन का एक ही फॉर्मूला है, बिग, बिगर और बिगेस्ट। वे बैटमैन सीरीज, इंसेप्शन और सुपरमैन की मैन ऑफ स्टील जैसी शानदार और रोमांचक फिल्में बना चुके हैं। उनकी हर फिल्म में टेक्नोलॉजी और कहानी का बेजोड़ संगम है। चाहे इंसेप्शन में सपनों की जंग हो या फिर बैटमैन का बुराइयों से जूझना, भव्य सिनेमा के जादूगर क्रिस्टोफर साइंस, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की फिल्म लेकर आए हैं। इस फिल्म में खराब मौसम की वजह से धरती पर अन्न संकट पैदा हो गया है। मानव जाति को बचाने का पूरा जिम्मा कुछ अंतरिक्ष यात्रियों पर है, जो वर्म होल से गुजरते हुए मानव के लिए नए घर को खोजेंगे। इस अभियान का हिस्सा है नासा का पूर्व पायलट कूपर। यह फिल्म एक लंबा सफर है जिसमें रिश्तों और हालात की जंग सामने नजर आती है। एक हटकर और अनजान दुनिया जिससे हमारा अभी तक वास्ता नहीं पड़ा है। इस फिल्म में काफी सारे रहस्य हैं, जैसे मानव जाति आगे क्या करेगी, पृथ्वी का भविष्य क्या है, कैसा है उनका सफर और क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इंटरस्टेलर की इस जर्नी को। फिल्म का नाम है इंटरस्टेलर और एस्ट्रोनॉमिकली इस नाम का मतलब होता है ट्रैवलिंग अमंग द स्टार्स, यानी तारों के बीच में यात्रा करना। हमारा ब्रह्मांड अनंत तक फैला हुआ है और ये कहानी ऐसे ही एक सफर की है, सफर जो है अंतरिक्ष के दो पॉइंट्स के बीच। इस फिल्म में मैथ्यू मैककोनाही ने अहम किरदार निभाया है, जिसका नाम है कूपर, और ये कहानी ज्यादातर इसी किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कूपर को, जो पहले नासा में काम किया करता था, पर अब वो एक एक्स एम्प्लॉय है और वहाँ काम नहीं करता। इसकी बजाय वो अब खेती संभालता है और अपने खेत में मक्के की खेती करता है। पृथ्वी पर फसलों की कमी होने की वजह से भुखमरी फैलने लगी है। इसी भुखमरी की वजह से अब धरती को वैज्ञानिकों से ज्यादा किसानों की जरूरत होने लगती है। कहने को तो ये कहानी काल्पनिक है, पर भविष्य का सत्य है। जैसे जैसे पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पृथ्वी पर उपलब्ध उत्पादन किए हुए सामान जैसे खाना, पानी, ऊर्जा, सबकी खपत भी बढ़ रही है। अगर जनसंख्या पर किसी भी तरीके से रोक ना लगाई गई तो वर्तमान स्थिति और भी बिगड़ती जाएगी और हमें भविष्य में अपनी आंखों के सामने इंटरस्टेलर के यही नज़ारे देखने होंगे। उसके बाद सीन आता है कूपर के परिवार की तरफ। उसके परिवार में उसके अलावा केवल 2 बच्चे हैं, एक बेटी मर्फ जो कि पढ़ने में बहुत होशियार है और दूसरा उसका बेटा टॉम जो कि पढ़ने में एवरेज है। मर्फ अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताती है। एक दिन वो अपने पापा को शिकायत करती है कि उसे लाइब्रेरी में कुछ आवाज सुनाई देती है। यही नहीं, वो बताती है कि उसकी बुक्स अपने आप ही शेल्फ से गिर जाती हैं और मर्फ बोलती है कि उसे लगता है जैसे लाइब्रेरी शेल्फ के उस पार कोई भूत है जो उससे संपर्क करना चाहता है। कूपर बात टाल देता है। कूपर बोलता है कि ऐसी नॉन साइंटिफिक बातों पर विश्वास नहीं करते और अगर फिर भी तुम्हें साइंस और भूतों के बीच में कनेक्शन जोड़ना है तो तुम्हें आसपास जो भी दिखे उससे डरो मत, उसे ऑब्जर्व करो, उसको एनालाइज करो और फिर रिजल्ट निकालो। अगले सीन में कूपर एक स्टेडियम में बेसबॉल मैच देख रहा होता है। मैच हो ही रहा था कि तभी अचानक से एक सायरन बजता है। ये सायरन है तूफान आने की वार्निंग का। जहां पर कूपर रहता है वहां ऐसे धूल भरे तूफान आते रहते हैं। मैच इसी तूफान की वजह से बंद हो जाता है और इसके बाद सभी लोग फेस मास्क लगाकर फेस को ढककर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही कूपर को फर्श पर धूल से भरी कुछ लाइंस ड्रॉ हुई दिखती हैं, उसी लाइब्रेरी के अंदर जिसमें उसकी बेटी मर्फ रहती थी। ये इस आकार में कुछ छोटी और कुछ बड़ी लाइंस का समूह था। इन लाइंस को देखकर कूपर की बेटी उससे कहती है कि देखा, मैंने कहा था कि इस घर में जरूर कोई ना कोई भूत है। कूपर मर्फ को उसके कमरे में सोने से रोक देता है और पूरी रात वहीं जागता रहता है। वह लगातार इस बात पर ध्यान देता है और उसका अध्ययन करता है कि वो लाइंस आखिर क्या बताना चाहती हैं और ये किस चीज की ओर इशारा कर रही हैं। अगले दिन मर्फ कमरे में आती है और देखती है कि कूपर अभी भी उस लाइब्रेरी में बैठा हुआ है और उन्हीं लाइंस को स्टडी कर रहा है। मर्फ जब कूपर से पूछती है तो कूपर उसे बताता है
कि इस लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें पिछले दिनों से गिर रही हैं वह किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिर रही हैं। इस बात को समझाने के लिए कूपर एक सिक्का लेता है और उसे हवा में उछाल देता है, और जब वह सिक्का वापस जमीन पर गिरता है तो वह कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं लाइनों के ऊपर गिरता है, ना कि किसी दो लाइन के बीच की खाली जगह में। कूपर बताता है कि यह रेतीली लाइनें बाइनरी कोड में लिखी हुई हैं। यह एक कंप्यूटर भाषा होती है जिसमें सिर्फ 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। कूपर इस बात को समझ जाता है कि उन धूल से भरी लाइनों में मोटी वाली लाइन 1 और पतली वाली लाइन 0 है। अब कूपर इसी मैसेज को डिकोड करना शुरू कर देता है और डिकोड करने के बाद उसे पता चलता है कि इस मैसेज में एक जगह की लोकेशन दी गई है। कूपर बिना देरी किए वहां जाने की तैयारी करता है और अपने पिता को ऐसा करते देख मर्फ भी वहां जाने की जिद करने लगती है। पहले तो कूपर मना करता है, लेकिन बाद में वह मान जाता है और अपनी बेटी को भी वहां साथ ले जाता है। एक लंबा सफर तय करने के बाद कूपर वहां पहुंचता है और देखता है कि वह जगह पूरी तरह से बंद है। वहां सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए कूपर बिना कुछ सोचे समझे अपने पिकअप ट्रक से वहां का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद उसे पता चलता है कि वहां पर नासा के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। कूपर वहां अपने पूर्व प्रोफेसर ब्रेंट से भी मिलता है, जो उसे बताते हैं कि उनका सीक्रेट प्रोजेक्ट इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाने के लिए है। वह कूपर को यह जानकारी देते हैं कि पृथ्वी बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। ज्यादातर फसलें अब उगना बंद हो गई हैं और जितनी भी अभी उग रही हैं वह अभी कुछ ही सालों बाद बंद हो जाएंगी। नेचर की हालत दिन व दिन खराब होती जा रही है और कुछ सालों बाद इस ग्रह से ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। कूपर प्रोफेसर से पूछता है कि पृथ्वी को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, लेकिन प्रोफेसर सबसे पहले कूपर को शांत करते हैं और उसे बताते हैं कि अब यह धरती बच नहीं सकती और हमें इसको बचाने में समय बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। अब अगर मानव जाति को बचाना है तो उसका केवल एक तरीका है, हमें इस ग्रह को छोड़ना होगा। प्रोफेसर आगे बताते हैं कि 48 साल पहले किसी ने हमारे सौर मंडल में एक वर्म होल चालू किया था जो किसी दूसरी गैलेक्सी में जाकर खुलता है। यह कौन था, हम इसके बारे में आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। दरअसल वर्म होल एक तरीके का पैसेज होता है जो सफर करने के समय को घटा देता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पेपर है जो पूरे भारत को दर्शाता है। उसके एक एंड पर जम्मू कश्मीर और दूसरे एंड पर कन्याकुमारी है। अगर नॉर्मल रास्ते से चलें तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाने में करीब 3 से 4 दिन का समय लगेगा, लेकिन अगर एक वर्म होल की मदद से जाया जाए तो वह पेपर के दोनों एंड को आपस में मिला देगा और वहां तक जाने का समय बहुत कम कर देगा। प्रोफेसर बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने 13 वैज्ञानिकों को उस वर्म होल के अंदर भेजा था और उन सभी को एक एक रोबोट दिया था। उनका मकसद था ऐसे ग्रहों को ढूंढना जहां पर पृथ्वी की तरह ही जीवन संभव हो सके। वो 13 के 13 साइंटिस्ट वर्म होल के अंदर गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही ऐसे ग्रहों को खोजकर सिग्नल भेज पाए जिसमें जीवन मुमकिन होने की संभावनाएं थीं। अब नासा फिर से एक और टीम बना रहा है जो कि 3 अलग अलग प्लैनेट्स में जाएगी और जाकर पता लगाएगी कि आखिर कौन सा ग्रह इंसानों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब अगर उन तीनों में से कोई भी एक ऐसा प्लैनेट मिल गया जहां पर मानव जाति रह सकती है, तो इसके बाद प्रोफेसर के पास 2 प्लान्स हैं। पहला प्लान, वह इस समय ग्रेविटी को समझने और ग्रेविटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर वह किसी तरीके से स्पेस की ग्रेविटी को कंट्रोल करने और उसी के साथ अर्थ की ग्रेविटी पर भी काबू पा लें तो यह प्लान बहुत ही ज्यादा आसान हो सकता है। वह रिसर्च कर रहे हैं एक ऐसे फॉर्मूले पर जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद पूरी ग्रेविटी 0 की जा सकती है और उसके बाद वह एक स्पेसक्राफ्ट को यूज करके संपूर्ण मानव जाति को उस स्पेसक्राफ्ट में भरकर दूसरे ग्रह तक ले जाएंगे। प्रोफेसर बताते हैं कि स्पेसक्राफ्ट भी तैयार है, बस देरी है तो सही मौके की। वह बोलते हैं कि अगर वह अपने इस फॉर्मूले को बनाने में कामयाब हो गए और पृथ्वी की ग्रेविटी को रोक दें तो स्पेसक्राफ्ट अपने आप हवा में उड़ने लगेगा और उसको बस दिशा दिखानी होगी, बाकी वह फ्लोट करता ही रहेगा। कूपर उनसे पूछता है कि वह स्पेसक्राफ्ट कहाँ है,
जिसके जवाब में प्रोफेसर उसे बताते हैं कि इस समय वह लोग जहां पर खड़े हैं वही स्पेसक्राफ्ट है। जी हाँ, यह कोई बड़ी सी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट है। और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो इसी में भरकर प्रोफेसर सारे इंसानों को ले जाएंगे। अब बारी आती है प्लान नंबर 2 की। प्लान नंबर 2 ये है कि अगर मान लो ऐसा ग्रह ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है या फिर किसी समस्या की वजह से देरी हो रही है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग अपने साथ 5000 डीएनए लेकर जाएंगे। इन 5000 लोगों के डीएनए की वजह से किसी दूसरे ग्रह पर जाकर भी मानव जाति की जिंदगी को दोबारा शुरू किया जा सकता है। अब अपने दोनों प्लान बताने के बाद प्रोफेसर कूपर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह भी अब इस मिशन का हिस्सा बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कूपर एक पायलट था और इस मिशन में उन्हें एक पायलट की बहुत जरूरत थी। कूपर इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि यहाँ पर बात केवल उसकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की है। लेकिन उसका ये फैसला सुनकर उसकी बेटी यानी मर्फ बहुत नाराज हो जाती है। वह कूपर से बोलती है कि वह बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके डैड किसी ऐसे मिशन पर जाएं जहां पर जान का खतरा हो और वहां से लौट के वापस आने की भी कोई गारंटी ना हो। पर कूपर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मर्फ उसे बोलती है कि उसने उस धूल से लिखे हुए मैसेज को डिकोड कर लिया है और उस मैसेज में लिखा था STAY स्टे, यानी कि मत जाओ और यहीं रुक जाओ। कूपर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है पर उसे फिर भी समझाता रहता है। यहाँ पर वह अपनी बेटी को एक घड़ी देता है और बोलता है कि ऐसी एक घड़ी मेरे पास रहेगी और एक घड़ी तुम्हारे पास। वह बोलता है कि मुझे नहीं पता कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर समय किस रफ्तार से चलता हो सकता है कि जब मैं लौट कर आऊं तो तुम मेरी उम्र की हो गई हो, पर मैं लगभग इसी उम्र का हूं। ऐसा होता है टाइम डायलेशन की वजह से। अंतरिक्ष के अलग अलग कोनों पर समय अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे हो सकता है कि आप ब्रह्मांड के किसी कोने पर 7 साल बिता दें, पर जब आप पृथ्वी पर वापस आएं तो वहां पर केवल 1 ही साल हुआ हो। अब कूपर अपने सभी साथियों के साथ तैयार हो जाता है और एंडोरेंस नाम के एक स्पेसशिप के जरिए रवाना हो जाता है। कूपर के साथ साथ इस स्पेसशिप में एमिलिया, डॉयल, रोमिली, केस और टार्स नाम के भी लोग होते हैं। एमिलिया प्रोफेसर की बेटी होती है जिसे डॉक्टर ब्रैंड भी बुलाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रोफेसर ब्रैंड डॉक्टर ब्रैंड यानी कि एमिलिया के पिता हैं और वहीं केस और टॉर्स कुछ स्पेशल तरह के रोबोट होते हैं। 2 साल बाद वह उस वर्म होल तक पहुंचते हैं और जैसे ही वह उस वर्म होल में घुसते हैं वह एक दूसरी गैलेक्सी में एंटर हो जाते हैं जहां पर वह ब्लैक होल है जिसका चक्कर वह 3 ग्रह लगा रहे हैं। उस ब्लैक होल का नाम है गार्गेंचुएन, जिसका मतलब होता है बहुत विशाल। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यह तीनों ग्रह ब्लैक होल का चक्कर ठीक उसी तरीके से लगा रहे थे जैसे हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब उनके सबसे पास में जो ग्रह था उसका नाम था मिलर्स प्लैनेट। तो पूरी टीम डिसाइड करती है कि सबसे पहले मिलर प्लैनेट पर ही उतरेंगे, लेकिन मिलर प्लैनेट ब्लैक होल के सबसे नजदीक था जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होगा और यह सब टाइम डायलेशन की वजह से हो रहा है जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। अब लोग मिलर्स प्लैनेट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उनका एक साथी वहीं पर रुकने का फैसला करता है कि वह वहीं पर रुककर ब्लैक होल की इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेगा और उसे ऑब्जर्व करेगा। अब बाकी बचे तीनों लोग मिलर्स प्लैनेट पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद वह लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है और पूरे प्लैनेट पर केवल पानी ही पानी है। यहाँ पर जीवन संभव नहीं था क्योंकि पूरा ग्रह पानी से भरा हुआ था। कूपर को नासा के द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स के स्पेसशिप का भी मलबा मिलता है। एमिली सामने की ओर जाने लगती है जहां से उसे कुछ सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। जाते समय कूपर उससे पूछता है कि वह कहां जा रही है और एमिली उसे बताती है कि वह पहाड़ों की ओर जा रही है। लेकिन कुछ देर बाद कूपर को रियलाइज होता है कि वह कोई पहाड़ नहीं बल्कि 50 फुट ऊंची लहरें हैं। उसके बाद तेजी से भागते हुए वह लोग अपने अपने स्पेसक्राफ्ट में आ जाते हैं। कूपर और एमिली तो बच जाते हैं पर उनका तीसरा साथी बाहर ही रह जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वह लोग इस स्पेसक्राफ्ट में फंस चुके हैं और यहाँ से निकलने का केवल एक ही तरीका है कि वह लोग इंजन में भरा हुआ सारा पानी निकाल दें।
इतना सब कुछ होने की वजह से वह उस प्लेनेट पर 3 घंटे बिता चुके होते हैं और 3 घंटे बिताने के बाद वह जब अपने मेन स्पेसशिप जिसका नाम एंडोरेंस था उस पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका चौथा साथी जो एंडोरेंस में ही रुका था वह बूढ़ा हो गया है। उन लोगों को पता चलता है कि उनके 23 साल बीत चुके हैं। कूपर के लिए कई वीडियो मैसेज आए होते हैं जिनको देखकर उन्हें पता चलता है कि कूपर के पिताजी की डेथ हो चुकी है, कूपर के बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी बेटी मर्फ अब कूपर की ही उम्र की हो चुकी है और वह नासा में एक साइंटिस्ट है। क्योंकि यह लोग एंडोरेंस का 23 साल का तेल खत्म कर चुके थे, इसलिए अब वह दोनों ग्रहों पर नहीं जा सकते थे। उन्हें आपस में ही फैसला लेकर एक ग्रह पर जाना था जिस पर जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं थीं। उसके बाद उन सब में काफी देर तक डिस्कशन चलता है जिसमें यह डिसाइड होता है कि यह लोग मेंस प्लेनेट पर जाएंगे। हालांकि एमिली का मन था कि वह एडमंड के प्लेनेट पर जाए क्योंकि वहां का डेटा बहुत प्रॉमिसिंग था, लेकिन क्योंकि मैन अभी भी लगातार सिग्नल भेज रहा था इसलिए पूरे ग्रुप ने वहां जाना ज्यादा सही समझा। जब वह लोग मैन के प्लेनेट पर उतरते हैं तो उन्हें मैन अपने स्पेसशिप में मौजूद एक स्लीपिंग चैम्बर में डीप स्लीप में मिलता है। वह लोग मैन को एंडोरेंस के रेंजर में लेकर जाते हैं। जागने के बाद मैन उन दोनों को बताता है कि यह प्लेनेट रहने योग्य है। जमीनी लेवल पर अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई पर वातावरण बिल्कुल साफ है और वहां पर रहना सबसे सही होगा। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ब्रैंड अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। डेथ बेड पर ब्रैंड मर्फ को बताते हैं कि प्लान नंबर 1 तो केवल एक छलावा था। इस पूरे मिशन का केवल एक ही मकसद था, जो था प्लान नंबर 2 को एग्जीक्यूट करना, यानी कि सारे इंसान कुछ सालों में मर जाएंगे और जो डीएनए वह लोग अपने साथ ले गए थे उसी से नए प्लेनेट पर जीवन की शुरुआत होगी। वह ये भी बताते हैं कि प्लान नंबर 1 तभी पूरा किया जा सकता है जब उस ग्रेविटी के क्वेश्चन को पूरा करने के लिए ब्लैक होल का सारा डेटा मौजूद हो। वीडियो मैसेज के रूप में यह चीज मर्फ उस स्पेसशिप में ट्रांसफर करती है। एमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और यह सुनकर कूपर अपने बच्चों को पृथ्वी पर वापस जाकर जिंदा देखने की जिद करने लगता है, लेकिन वह अभी भी उस मिशन के लिए काम करने को तैयार रहता है। जब सब लोग उस प्लेनेट का मुआयना करने निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैन ने सारी जानकारी गलत दी थी और यह प्लेनेट बिल्कुल भी इंसानों के रहने लायक नहीं है। दरअसल मैन वहां बहुत सालों से रह रहा था और उसे डर था कि वह अकेला ही मर जाएगा, इसलिए वह लगातार सिग्नल भेज रहा था ताकि उसके प्लेनेट पर सब लोग आएं और वह उनको मारकर खुद पृथ्वी पर वापस चला जाए। इसी दौरान वह कूपर के हेलमेट पर हमला करके उसे तोड़ देता है, जिससे उसकी ऑक्सीजन बाहर निकलने लगती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मैन कूपर को मारने की नाकाम कोशिश करता है और एक क्रू मेंबर को तो वह जान से मार भी देता है। मैन जैसे ही एंडोरेंस के रेंजर में घुसता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो इतना ज्यादा ईंधन है ही नहीं कि वह पृथ्वी तक जा पाए, इसलिए वह तीसरे ग्रह यानी एडमंड के द्वारा बताए गए ग्रह पर जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रैंड कूपर को ढूंढकर उसे अपने लैंडर में बैठा लेती है और वह लोग रेंजर 2 तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मैन पहले ही रेंजर 1 को लेकर एंडोरेंस में डॉकिंग करने के लिए जा चुका है। दरअसल एंडोरेंस मेन यान का नाम है और उसमें छोटे छोटे पोर्ट हैं जिसमें रेंजर नाम के यान रखे होते हैं। जब भी किसी ग्रह पर क्रू मेंबर्स उतरते हैं तो वह यही रेंजर को लेकर उतरते हैं और एंडोरेंस उसी ग्रह का चक्कर लगाता रहता है। खैर तब तक डॉक्टर ब्रैंड और कूपर एंडोरेंस तक पहुंचते हैं, तब तक उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मैन मर चुका है क्योंकि वह सही से डॉकिंग नहीं कर पाया और उसका रेंजर ब्लास्ट हो गया। अब एमिली और कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को एंडोरेंस से अटैच कर एडमंड के प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि कूपर को पता चल चुका होता है कि उसके यान में इतना ईंधन नहीं है कि वह पृथ्वी तक पहुंच पाएगा। वह टार्स नाम के एक रोबोट को ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में भेज देता है ताकि वह क्वांटम डेटा पृथ्वी पर भेज पाए और प्लान 1 वाली इक्वेशन सॉल्व हो पाए। बाद में टार्स सिग्नल भेजना बंद कर देता है और इसलिए कूपर खुद ही ब्लैक होल में जाने का फैसला लेता है, लेकिन इससे पहले वह डॉक्टर ब्रैंड को एडमंड के ग्रह पर छोड़ देता है। इस बात का अंदाजा डॉक्टर ब्रैंड को नहीं होता है और वह उस ग्रह पर जाकर बिल्कुल अकेली हो जाती है। दूसरी तरफ कूपर का यान ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी गति बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। कूपर को लगता है कि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी वह एक टेसरेक्ट में पहुंच जाता है
अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि टेसरेक्ट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर आप समय में भी आगे पीछे अपने मन मुताबिक जा सकते हैं। कूपर देखता है कि वह उसी लाइब्रेरी के टेसरेक्ट में है जहां पर उसकी बेटी का कमरा था। कूपर कुछ किताबों को गिराता है ताकि मर्फ को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सके। क्योंकि वह टेसरेक्ट के अंदर था तो वह किसी से बात नहीं कर सकता है, इसलिए वह ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है और उससे कांटेक्ट करने के लिए वह धूल से कुछ लाइंस को कोड के रूप में लाइब्रेरी की जमीन पर बना देता है। कुछ देर बाद उसके रोबोट से उसे पता चलता है कि उसको ब्लैक होल का सारा डेटा मिल चुका है। कूपर खुश हो जाता है और बोलता है, 5th डायमेंशनल पीपल ने मर्फ को चुना है इस दुनिया को बचाने के लिए। इसके बाद ब्लैक होल का सारा डेटा कूपर टेबल पर रखी एक घड़ी में मॉर्स कोड के रूप में डाल देता है और यह वह घड़ी है जो कूपर ने मर्फ को दी थी। अब जवान मर्फ जो कि एक साइंटिस्ट है, वह घड़ी को देखकर समझ जाती है और मॉर्स कोड को समझने के बाद ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व करके कामयाबी हासिल कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि मर्फ जिसे भूत कहा करती थी वह असल में उसके पिता ही थे जो उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कूपर इस समय ब्लैक होल के टेसरेक्ट में है, जिसका मतलब ये है कि वहां पर बिताया हुआ 1 मिनट भी पृथ्वी पर 50 साल के बराबर होगा। खैर, जैसे ही कूपर मॉर्स कोड के जरिए मर्फ को डेटा भेज देता है, वैसे ही धीरे धीरे टेसरेक्ट गायब होने लगता है और उन दोनों को टेसरेक्ट के बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद कूपर की आंख एक स्पेस स्टेशन पर खुलती है जो भविष्य के इंसानों ने बनाया था। मूवी में ये नहीं दिखाया गया कि इस स्पेस स्टेशन का अस्तित्व कैसे था। खैर, वह अपनी बेटी से मिलने की जिद करता है और इसीलिए एस्ट्रोनॉट उसे पृथ्वी पर ले जाते हैं और वहां जाकर वह देखता है कि उसकी बेटी मरने ही वाली है और वह उससे बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। उसके तो बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, जबकि कूपर की एज सिर्फ 3 साल ही बड़ी है। वह कूपर से कहती है कि अब इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी जिंदा नहीं है और कुछ ही घंटों में मैं भी मरने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें एमिली यानी डॉक्टर ब्रैंड के पास जाना चाहिए और उसके साथ ही रहना चाहिए क्योंकि वह उस पूरे ग्रह पर अकेली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडमंड के प्लेनेट पर एमिली अपना हेलमेट उतार के सांस ले रही है और शायद इसका मतलब ये है कि उन्हें वह प्लेनेट मिल गया जिस पर जीवन संभव हो सकता है। इसके बाद कूपर अपने रोबोट के साथ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर एडमंड के प्लेनेट की ओर रवाना हो जाते हैं। फिल्म में इसके बाद की कोई भी चीज नहीं दिखाई गई है, इसलिए इसके कई सारे अंदाजे लगाए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब तक कूपर वहां पहुंचा होगा तब तक डॉक्टर ब्रैंड मर चुकी होगी। कुछ कहते हैं कि कूपर और ब्रैंड वहीं पर रहकर उन डीएनए का इस्तेमाल करके इंसानों की जनसंख्या में इजाफा करते हैं। खैर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि वह कौन था जिसने सैटर्न ग्रह के पास एक वर्म होल रखा था ताकि इंसान दूसरी गैलेक्सी में जाकर नए नए प्लैनेट खोज पाएं। इसका फिल्म में तो कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन टेसरेक्ट वाले सीन में कूपर इस बात की ओर इशारा करता है कि वह कोई और नहीं बल्कि हम फ्यूचर के इंसान ही हैं जिन्होंने उस वर्म होल को पुराने इंसानों के लिए बनाया था ताकि वह पृथ्वी से बचकर निकल पाएं और अपने लिए नए ग्रह को ढूंढ पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको इस मूवी की समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।